सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज एक ऐसे फजूल से तस्करे से अपने प्रोग्राम को शुरू करूंगा जिसका तस्करा करना ना करना सबके लिए बराबर है। इस मुल्क में एक से एक चैंपियन, एक से एक जगादरी, एक से एक जिसको कहते हैं 30 मार खान मौजूद है। एक से एक आदमी मौजूद है जिसके हवाले से या जिसके आप समझ रहे हैं किसी काम के हवाले से अगर आप बात करें तो धड़ से बहुत सारी चीज़ें हरकत में आ जाती हैं, लेकिन वो हरकत में नहीं आएंगे इस एक जिक्र से। फिर भी मुझे है हुक्म आज़ा के मुताबिक मैं अपना जिसको कहते हैं काम करता चलूं। आज एक मासूम बच्चे का, बल्कि कई मासूम बच्चों का नौहा आपकी खिदमत में पेश करना है, ये बताते हुए बिल्कुल मुसर्रत महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान में किसी दूसरे, पाकिस्तान जब मैं कह रहा हूं तो इंटायर पाकिस्तान कह रहा हूं, चारों सूबे में अगर किसी प्रोग्राम में किसी जगादरी ने इन बच्चों का नौहा पढ़ा हो तो मैं उसकी जाती मुलाजमत इख्तियार करूंगा। इसलिए कि सबको जमहूरियत का पौधा बचाने की फिक्र है। जमहूर जहन्नम में चली जाए, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। ये बच्चा या ये बच्चे चूंकि किसी के सगे नहीं लगते, इसलिए इनके ऊपर कोई कयामत बीत जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आपने उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वरना फिर मामलात हैं, वरना फिर आप तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। जरा ख्याल कीजिएगा कहीं जमहूरियत और जमहूर के चैंपियनों को खुदा न खास्ता अपनी जिसको कहते हैं तौहीन का गिरा खदशा न गुजर जाए। मैं आता हूं मुद्दे पर। के इलेक्ट्रिक ने आरिफ नकवी, वो जिसने बिल गेट्स को चूना लगा दिया, बिल गेट्स वो है जिसने कोरोना बना करके दुनिया को चूना लगाया है, लेकिन अल्लाह कहता है कि जब तक यहां नहीं दूंगा तब तक ऊपर नहीं बुलाऊंगा। इसलिए आरिफ नकवी को मिलवा दिया बिल गेट्स से। आरिफ नकवी ने डाका मारा बिल गेट्स के मामले में, बिल गेट्स की जेब पर, और चूंकि उधर मारा था तो बैलेंस करना था, फिर वो यहां आ गए। पाकिस्तानी सियासत में आप नाम लीजिए कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जिसने, जिसको कहते हैं के इलेक्ट्रिक की नवाजिशात से, इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, नवाजिशात का मतलब सब जानते हैं, जिसने के इलेक्ट्रिक से नामा नहीं कमाया। आपके ख्याल में यह मुमकिन है कि इस मुल्क में अदल इंसाफ भी हो, अदल इंसाफ वाले भी हो, एक बाकायदा भांत भांत के इदारे भी हो, अवाम का कत्लेआम भी होता रहे, के इलेक्ट्रिक लोगों की जिसको कहते हैं जिंदगियों से खेलता भी रहे, और लोगों को, वो लोग जिनकी उंगलियों में सब कुछ है, जो बोल करके कह करके सब कुछ कर सकते हैं, वो हरकत में नहीं आ रहे। आपके ख्याल में ये फी सबीलिल्लाह होता है? नहीं जनाब, इसके लिए बड़ा नामा खर्च करना पड़ता है, इसके लिए बड़ा नामा खर्च करना पड़ता है। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक ने एक और जान ले ली, और चूंकि ये जान किसी एक गरीब मजदूर की, एक आम आदमी के बच्चे की थी, इसलिए सल्तनत नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले खुश रहें, आबाद रहें। एक मासूम बच्चा मोहम्मद करीम, बहन भाइयों में 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर, मदरसे से पढ़कर वापस लौटा था, घर में खेल रहा था, बिजली की गिरी हुई तारों का निशाना बन गया। उसके 2 भाई इस वक्त अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं। एक भाई का हाथ खराब हो चुका, तीनों तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। यह बच्चा न मुझे जानता है, न मैंने इस अखबार में शाया शुदा खबर से पहले इस बच्चे के बारे में कभी कुछ सुना था, लेकिन आपको यह बता दूं कि जब कभी इस तरह का कोई मामला होता है तो बहुत इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मच जाती है। एक बच्चे का केस लेकर के मैं खुद एक बहुत बड़ी जगह, एक मिनिस्टर साहब के पास जब पहुंचा, बिलीव यू मी, कलमा वाहिद की कसम, वहां एक मिनिस्टर पहले से 15 लाख रुपए की सेटिंग करवा चुका था। खुदा रसूल की अजमत की कसम, 15 लाख रुपए में उस बच्चे की जिंदगी का सौदा हो चुका था। जब मैंने शिकवा गुनाह नजरों से उस बच्चे की बाप की तरफ देखा, उसने सर झुका लिया। बाहर आके उसने मुझसे कहा, आरफीन भाई मेरे 8 बच्चे हैं, मैं रिक्शा चलाता हूं, अगर ये ना करता तो क्या करता। उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसको पता था कि यहां नोटिस लेने वाले बिल्कुल नोटिस नहीं लेंगे, उनका नोटिस जब तक अल्लाह ताला ना ले ले। के इलेक्ट्रिक की वजह से जिंदगियां ताक तो ताराज होती रहेंगी। इसे एक एटमी मुल्क में जहां हमने एटम बम बना करके
पता नहीं कौन सा आसमान गिरा लिया अपने सरों पे, लेकिन के इलेक्ट्रिक नामी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लगाम डालने के नहीं, हम लगाम डालने के नहीं। 3.5 बरस का साद माजूर हो गया है, लेकिन सब खुश रहे। वायसराय सिंध भी, जिनका भुट्टो नहीं मर रहा, और नाम नेहाद वाली मदीना भी, जो ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि तब्दीली ये है कि खोकर पैलेस गिर गया। वो मेरे मामू के लड़के का नहीं था। गिराना है तो जाती उमरा गिराओ, मैं चलाऊंगा बुलडोजर, इशारा तो करो, लेकिन अगर उसके बदले में अवाम को रिलीफ का रे भी मिलता है तो बताओ। लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसे एक मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाता हूं, परवरदिगार तेरी रजा के हुसूल के लिए ये काम जो किया है, अगर इस बच्चे को इस मुल्क में कोई एक शख्स इंसाफ दे तो उसके मेरा हिस्सा उसमें रखना, बस बिटवीन द लाइन। अगली स्टोरी पर आते हैं जो हमारी मेन स्टोरी है। टैगलाइन आउट करो। तब्दीली सरकार का शानदार छक्का, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं ये बात करने में नहीं हिचकिचा रहा कि ये जो एक काम अब हो रहा है कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाने का, इसकी जितनी भी सताइश और मिदत की जाए, इसके लिए इमरान खान, उस्मान बुज़दार या वॉटेवर की जितनी सताइश की जाए वो कम है। अगर तो ये जमीन वाकई रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की थी और इस पर किसी ने अपने वालिद साहब का मकान बनाया हुआ था या ये समझा हुआ था कि ये उसके वालिद साहब की जागीर है, तो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए था आज से बहुत पहले। ताहम देर आए दुरुस्त आए। नून लीग की शामत आ गई है। हुकूमत ने 36 नून लीगी रहनुमाओं से 24 अरब रुपए की जमीनें वापस लेने का फैसला किया है। वेल डन इमरान खान, वेल डन उस्मान बुज़दार, वेल डन पीटीआई। लेकिन साथ में एक और लम्हा फिक्रिया है, साथ में एक और लम्हा फिक्रिया है। पहले आपको यह बता दूं कि इन अहम तरीन रहनुमाओं में दानियाल अजीज, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर के नाम शामिल होने की मालूमात हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जमहूरियत यहां कैसे फलती फूलती है। ताहम पीटीआई पर जिसको कहते हैं कि लाजिम है कि अपनी सफ़ों में बैठे हुए लैंड ग्रैबर्स के बारे में भी मालूमात करे, और ना सिर्फ मालूमात करे बल्कि उस अहम तरीन शख्सियत को जिसको हाल ही में रिवॉर्ड किया गया है, उसकी तनज़्ज़ुली बल्कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उस एक एमएनए के बारे में भी कुछ किया जाए जो अपने मनसब के तकाजों के खिलाफ कराची में कब्जे करवाता फिर रहा है। मैं नाम नहीं भी ले रहा तब भी लोगों को समझ में आ रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि सिंध की एक अहम शख्सियत, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगली स्टोरी है खान साहब को लाहक खुशफहमी की। उनको लगता है कि महंगाई का ग्राफ नीचे आ गया है, लेकिन उनकी खुशफहमी रफा करने के लिए अगली खबर ने हमारे दांत खट्टे कर दिए। आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, आज या कल या परसों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार, साल शुरू हुए अभी सिर्फ 30 दिन हुए हैं और तीसरी मर्तबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नादिर शाही तोहफा दिया गया है उस हुकूमत से जो तब्दीली लाने आई थी और जिसने हमारे खदोखाल ही बिगाड़ कर रख दिए हैं। सिराजुल हक साहब को पता नहीं क्या हुआ है, नाराज दिखाई देते हैं। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि डबल शाह पैसे डबल किया करता था, इमरान खान ने मसाइल 2 गुने कर दिए हैं। अगली और आखिरी स्टोरी, वजीर दिफा जिनका नाम बीआरटी मंसूबे के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक की उस एक रिपोर्ट में बार बार आया है, एतराजात की भरमार की गई, ताहम उसके बावजूद भी उनको प्रमोट करके विफाक में एक अहम तरीन ओहदे पर मुतमक्किन फाइज कर दिया गया। मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से आज वो खुद, जिसको कहते हैं आप अपने दाम में सयाद आ गया, साहब ठीक कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को आला ओहदा और मनसब देता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो उससे कुल्ली तौर पर राजी है। कभी कभी उस आदमी को उस खास मुकाम से धक्का देना मकसूद भी हुआ करता है। शायद यही कुछ हुआ है। अपने कद से बड़ा बयान दाग कर एक यू टर्न लेने की कोशिश की है लेकिन नाकाम हुए हैं। कहते हैं अगर मैं न चाहूं तो इमरान खान हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। जैसे ही इस बयान की संगीनी का इल्म हुआ फौरन उन्होंने इमरान खान को अपना मोहसिन करार दिया। ताहम इमरान खान साहब से क्या यह अपील की जानी चाहिए कि वो वजीर मौसूफ के बयान का नोटिस लेंगे?
सदा बसहरा न चली जाए ये आवाज़। मेरे जनाब अताउल्ला एडवोकेट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, भाई गेस्ट का नाम तो लिख दो यार, तुम्हें पता है इतनी लंबी तकरीर करता हूं तो भूल जाऊंगा। गौस मोहम्मद नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अताउल्ला एडवोकेट साहब, सर मैं शाबाश तो बाद में दूंगा, पहले जरा उस बच्चे का आपसे इंतकाम ले लूं। ये मुझे बताइएगा जनाब-ए-मन, के इलेक्ट्रिक इसी शहर में हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की जिंदगियों से खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है। वो एक वजीर आजम जिसके कब्जा कुदरत में एटम बम का बटन है, अगर तो उसका कोई बटन होता है, उसका बस नहीं चल रहा, और वो के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाल सकता, वो अदालतों से लोगों को रिलीफ दिलवाने की हिदायत तक नहीं कर सकता, नसीहत तक नहीं कर सकता। वो वजीर आजम क्या वाकई इतना ही बेबस है? वो वजीर आजम क्या प्रैक्टिकली नहीं, लिटरल मीनिंग्स में मत लीजिएगा, इतना ही जिसको कहते हैं माजूर है कि उसकी बात का कोई नोटिस किसी सतह पे नहीं लिया जाता? इमरान खान साहब, जो मुझे गुमान है पाकिस्तानियों के, तमाम पाकिस्तानियों के, चाहे उन्होंने उनको वोट दिया हो या ना दिया हो, वो इमरान खान साहब उनके मुंतखब वजीर आजम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या इमरान खान साहब की ये जिसको कहते हैं बेबसी पाकिस्तानियों को कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? जरा इससे पहले कि मैं मजीद सख्ती लाऊं इस सवाल में, आप इसका जवाब यहीं दे के फारिग कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल्लाह रफ़ीन भाई। सबसे पहले तो जो बच्चों का जिक्र किया है ना, बच्चे सबके होते हैं और हमें बड़ा दिली हमदर्दी भी है और अफसोस भी है इन वाक़यात का। दूसरे नंबर पे नूरुल्लाह रफ़ीन भाई, मैं बताते चलूँ कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं, आपको पता है कि जितने सारे माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बरसरे बेकार है। ये मुमकिन नहीं है कि सारी चीज़ें एक वक्त में ठीक हो जाएँ। के इलेक्ट्रिक का हमें बिल्कुल शदीद एहसास है कि पिछली बारिशों में और इससे पिछली बारिशों में कई जानें ज़ाया हुई। हमने हर हद तक कोशिश की, हमारे तमाम एमएनएज़ ने, हमारे MPAs ने, हम हर हद तक गए। कैसे? लेकिन मामला ये होता है, देखिए हमने असम्बली फ्लोर पे आवाज़ उठाई, हमारे लोग जो है उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके हर जगह पे गए। बात यह है कि जब आपकी हुकूमतें, इससे पहले की हुकूमतें ने जो मुआहदे किए, उस मुआहदे को आप यकसर खत्म नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। हुकूमत ने नून लीग की हो या PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, किसी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक से ये मुआहदा तो नहीं किया होगा कि आप लाशों के, जिसको कहते हैं मीनार खड़े कर दें, कुश्तों के पुश्ते लगा दें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। रिटन में कुछ है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मुआहदा नहीं होता। नहीं है तो फिर इन पे हाथ क्यों डाल? जब वो गलती करते हैं तो के इलेक्ट्रिक का CEO इतना बड़ा फिरौन है, इतना बड़ा आदमी है कि उसके गिरबान पे वजीर आजम का हाथ नहीं आ सकता। वो देखे, वो उनको जिम्मेदार भी ठहराते हैं, वो जो गलतियां करते हैं उनकी तलाफी की भी कोशिश करते हैं। मैं उनकी वकालत नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए था। क्यों ये लाइसेंस दिया गया, किसने ये दिया? सर कैंसिल कर दें। एक इदारा वो इतना पावरफुल है। जनाब-ए-मन, कितने ऐसे इदारे हैं। सर आप कराची के लोगों के हवाले से मुखलिस हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। आपको कराची के लोगों का पता है जनाब-ए-मन, आपको कराची की रिक्वायरमेंट का पता है। सर क्या वक्त का वजीर आजम, अगर आप जैसे 14 MNAs जो कराची की आवाज हैं, कराची के लोगों का मैंडेट उनके पास है, अगर आप वजीर आजम से ये फरमाइश करते हैं तो वजीर आजम का जवाब क्या होगा कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल कीजिए एट एनी कॉस्ट। आपने ये बात आज तक क्यों नहीं की? 2.5 साल में हमने कई बार ये बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया हुआ है और मामलात ठीक करने की कोशिश भी की है, उनको तंबीह करने की भी कोशिश की है। नेपरा ने भी इसका नोटिस लिया है, लेकिन मामला ये होता है नेपरा तो हर इंसानी जान का मुआवजा लेकर के फारिग कर देती है। अक्सर ये नहीं कर सकते। देखिए अदालतों में मामला चल रहे होते हैं, उस पे भी ये जो अपोजिशन है और लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नेब को लगाया हुआ है, फलाने को लगाया हुआ है। मैं ये कहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों ये जुल्म हो रहा है कराची वालों के साथ? और बिल्कुल आखिरी बात है कि क्या इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल होना ही चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। लेकिन हम वज़ीर आज़म साहब के पास ये मुद्दा लेकर जाएंगे, ये केस लेकर जाएंगे। कल इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है, मैं ये वहां पे जरूर उठाऊंगा कि वज़ीर आज़म साहब के इलेक्ट्रिक बस हो गई, अब इससे मजीद नहीं हो सकता। देखिए एक हद तक जाके सियासी बयान है सर, या इसे एश्योरेंस समझा जाए? हमारी पूरी कोशिश है। हमने पहले भी मैंने कहा ना, मैं खुद वो बंदा हूं कि क्या इलेक्ट्रिक के इश्यूज के खिलाफ मैंने खुद पे तेल डाला था लोगों के लिए। मुझे लोगों के इतना एहसास है। जब पिछली बारिशों में ये मामलात हुए थे, जब इनका ये लोड शेडिंग, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना ये था कि कराची में ये पहली मर्तबा नहीं है कि इलेक्ट्रिक की
जिसकी वजह से, उसकी गफलत की वजह से, उसकी इन्वर्टेड कॉमास में एफिशिएंसी की वजह से जाने गई हैं, बच्चे माजूर हुए हैं। मैडम, ये वारदात जो है ये बहुत पहले से चली आ रही है। ऐन उस वक्त में कि जब भुट्टो इस्लामाबाद में भी जिंदा था, ऐन उस वक्त में कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदारत पर मुतमक्किन थे, ऐन उस वक्त में कि जब आपके इक़्तिदार का सूरज सूबे से लेकर के विफाक तक चमका करता था, उस वक्त से कराची में ये सब हरकत और सकनात हो रही हैं। नहीं हाथ डाला गया तो के इलेक्ट्रिक पे हाथ नहीं डाला गया। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और न जाने कितने ऐसे रहनुमा आए और चले गए, पेंशन पाते हैं आज भी अवाम के टैक्सों के पैसों से, लेकिन अगर नहीं रिलीफ मिलता तो उन्हीं से अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। मैडम, अब आप भी कोई मुतालबा कर दीजिए कि हम भी ये कहते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसका जवाब तो दीजिए जो आप लोगों ने नहीं किया। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब, आपने के इलेक्ट्रिक जिस सफेद हाथी की बात की है, हमेशा आपको याद होगा कि जब इसको प्राइवेटाइज किया गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात थी जो प्रेस क्लब पे कराची की सड़कों पे सरापा एहतिजाज थी और हमने हमेशा मुखालफत की प्राइवेटाइजेशन की। और आपने देखा कि जिस तरह मुशर्रफ दौर से लेके वो नफीस लोग जो आज इनके साथ बैठे हैं, अताउल्ला साहब बड़ी वजाहत के साथ बता रहे थे कि वो काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसी के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने एतराफ किया, जो इनके मालिकान हैं उन्होंने एतराफ किया कि सबसे ज्यादा फंडिंग पीटीआई को इन्होंने की है और जो इनके फाइनेंसर हैं, जो इनके एटीएम है, वो कभी किसी हाल में ये उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। एक आरिफ नकवी का फैसला आ चुका है, इस तरह अगर शफाफियत के साथ अदलिया के अंदर इनके खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे तो ये सब बेनकाब हो जाएंगे। ये इस वक्त पूरे माफियाज की हुकूमत है, चाहे वो आटा माफिया हो, ख्वाह वो चीनी मैडम, माफिया उस एक वक्त पे आइएगा जब आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया? अब वो तलवार निकाल के हवा में भांजने का, लहराने का क्या फायदा, जिस पर उस एक वक्त में के इलेक्ट्रिक वालों का खून होना चाहिए था जब आप हुकूमत में थी। देखिए जी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है तो बदकिस्मती से उस वक्त इदारे तबाहाली की तरफ चले जाते हैं। पार्लियामेंट का, आइन का, कानून का जो सत्यानाश हुआ होता है, ना सिर्फ हम उसको बहाल करते हैं, उस सारे सिस्टम को बेहतर करने में, इदारों को बेहतर करने में पाकिस्तान मैडम के इलेक्ट्रिक भी एक इदारा ही है, अगर आप उसे समझें। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो के इलेक्ट्रिक का और बिजली पैदा करने वालों इदारों का हाल हुआ था कि एक यूनिट बिजली पैदा नहीं कर सके थे। माजी में जो हुकूमतें थी, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खा PMLN की, उन्होंने वो जो बिजली के प्लांट्स लगाए, जो मंसूबे दिए, उसके बाद आप बता दें कि कुछ किया। हम आए तो एक अंधेरे में, एक तारीकी में, एक दहशतगर्दी के अंदर लुथरा हुआ पाकिस्तान मिला। हमें ये फख्र है कि हमने उस दहशतगर्दी से ना सिर्फ निजात दिलाई। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, क्योंकि दहशतगर्दी इस एक वक्त में मौजूद, अल्लाह का शुक्र है उस एक सूरत में तो नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की फैलाई हुई दहशतगर्दी की। मैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब गौस मोहम्मद नियाजी साहब के पास जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, इससे पहले कि वक्फे की कॉल दे दी जाए, सर ऐन उस वक्त में कि जब नवाज शरीफ साहब के सर पर अमीरुल मोमिनीन बनने का भूत सवार था, जनाब ईमान प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन मैं उस बच्चे की वजह से बहुत परेशान महसूस कर रहा हूं खुद को, जो किसी सियासतदान का कुछ नहीं लगता। सर, ये आए बाएं शाएं करना कि हम दहशतगर्दी से लड़ रहे थे और हम तलवार लेके निकले हुए थे दिल्ली पे झंडा फतह करने के लिए। सर मैडम, काइंडली अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें, आपसे गुफ्तगू हो गई, मैं आपकी तरफ आता हूं प्लीज। सर, ये उज़र लंग तराशना के मैं दिल्ली पे लाल किले पे झंडा लेने के लिए निकला हुआ था, झंडा लहराने के लिए जा रहा था और ऐन उस वक्त पे स्पीड ब्रेकर आ गया। सर, के इलेक्ट्रिक के पंजे कुदरत से अगर आप लोगों को नहीं बचा सके, अगर आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सके, तो फिर आपको क्या हक है इक्तदार में होने का, क्या हक है अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर साहब, बात यह है कि आपकी बात ठीक है और मुझे अफसोस है कि इतना नुकसान, जानी नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ अब नहीं हुआ है, ये पिछले जब बारिशें को ज़्यादा हुई थी तो उस पर नुकसान हुआ था। अब ये इस ग्रुप का कौन मालिक है, अबराज ग्रुप का कौन हेड करता है, और उसकी जो लीडरशिप है आरिफ नकवी साहब, उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए बेहतरी कोई तवक्को रखना कि जी ये ठीक होगा या ये इलेक्ट्रिक ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये इसका कोई आइंदा जब तक इनके पास है कोई ठीक होने का चांस नहीं है। देखो, इससे पहले भी कई उन्होंने वादे किए थे, बल्कि इनके बाई इलाज में था
कि इन्होंने कराची के लिए जो अपनी प्रोडक्शन है बिजली की वो पूरी एक अरसा। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको रोकने की कॉल दी गई है। मैं ब्रेक के बाद डायरेक्ट आप ही के पास आऊंगा। अपने जुमले को आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज सर। नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, सर आप अपना जुमला कंप्लीट कर सकते हैं, मैं हमतन गोश हूं। जी, तो मैं कह रहा था कि जब इसको प्राइवेटाइज किया गया, बराज ग्रुप को दिया गया, तो उसके लिए बाई लाज बनाया गया। उसको ये पाबंद किया गया कि आपने बिजली की प्रोडक्शन जो है ये 4 साल के अरसे में आपने प्लान लगाने, क्योंकि आपको वापस बिजली नहीं देगा। और फिर एक मुआहदा हुआ 600 से 800 मेगावाट बिजली दी जाती रही। लेकिन अब 10 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि ज़्यादा 12 साल हो गए हैं या 13 साल हो गए हैं, उसने कोई अपना प्लान नहीं लगाया। और बिल्कुल चूँकि वो वज़ीर आज़म साहब के दोस्त हैं, ये पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन हुआ है कि वापस आप पहले 800 मेगावाट दे रहा था, आप 1200 मेगावाट देगा। तो ये सूरत हाल है जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह के एक्शन लेंगे बजाय इसकी कि उसकी सरजनिश करने के, या जो पिछली गर्मी में जो नुकसान हुआ सर, उसके बाद आपकी बात को काटने की मैं इजाजत चाहूंगा सर, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अगर आप उस वक्त का अहाता करें, इंसानी जानों से खेलने का लाइसेंस भी दिया था आप लोगों ने। उस एक वक्त में भी केसी पर उसके सीईओ के गिरबान पर कोई हाथ नहीं आया था, जहां तक मुझे याद है। जी, उसके खास तरीक़ाकार है। हमने तो इसको कैंसिल करना चाह रहे थे और शंघाई इलेक्ट्रिक को और बिड भी की थी। शंघाई इलेक्ट्रिक इसको टेक ओवर करने को तैयार था। बीच में जैसे फिर कोर्ट के इशू मेरे ख्याल में आ गए, जिसकी वजह से ये ना हो सका और फिर हमें पनामा और अकाम में फंसा दिया गया। तो जिस तरह हमारे यहाँ जमहूरियत चलती है, वो तो जितनी हुकूमतें आती हैं उनको तो ज़्यादा वक्त अपनी बाप को बचाने में लग जाता है। राइट, तो ये चीज़ें, इसके लिए बोल्ड स्टेप चाहिए। और उसके लिए क्योंकि आप तो आरिफ नकवी साहब का आपने सारा छठा पहले भी खोल दिया, और अब लंदन की अदालत ने जो फैसला दिया है, और जो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, जो बंदा बिल के अमेरिका में उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगा। खातिर जमा रखनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं आता हूं आपकी तरफ। जनाब अमन अताउल्ला एडवोकेट साहब, सर ये मुझे बताइए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से 2 किलो मुबारकबाद कि जो कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ आपने बाकायदा एक ऑपरेशन मुसल्लत किया है। मेरा ख्याल है ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये इतने अहम तरीन रहनुमा और 24 अरब रुपए की ज़मीनें वापस लेने का फ़ैसला, अगर ये खबर गलत होती तो अब तक शोर मच चुका होता। शोर तो मच रहा है, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है। असम्बली में शोर शराबा तो हो रहा है, लेकिन जनाब मुबारकबाद के बाद दूसरा मरहला आता है अपनी, जिसको कहते हैं पंजाबी में कि अपनी मंजी तले डांग फिरने का। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी सफ़ों में भी माशाल्लाह कुछ इस तरह के अनमोल रतन हैं कि अगर उनकी तरफ नज़र करम हो जाए तो न सिर्फ PTI कराची, PTI सिंध, PTI वॉटेवर जो है वो भी, मतलब जिसको कहते हैं मिस्टर क्लीन या क्लीन पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। अभी भी कोई ख़ास इतनी डिज़ास्टर सिचुएशन तो नहीं है। दोनों मौज़ूआत पर अगर आप देखिए, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दे। एक तो एक शख्स है वो 24 साल से मेहनत कर रहा है और सबसे लड़ रहा है कि एक नारा है उसका कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसकी सफ़ों में ऐसे लोग होंगे तो वो पनाह देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने से शुरू करता हूँ। ये जो हमने इन पे हाथ डाला है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिकवर होगी, जो इनसे रिकवर हो चुकी है। ये सैफ अल मलूक होकर 1025 कनाल ज़मीन और 206 कनाल लाहौर में, इस तरह जो है इनकी है जवेद लतीफ़ साहब, इसके साथ साथ है खुरम दस्तगीर साहब, और यानी 10 ऐसे लोग, दनियाल अजीज साहब, ख्वाजा आसिफ, ये 10 लोग ऐसे हैं जिनसे सैकड़ों कनाल ज़मीन रिकवर हो चुकी है और अरबों की वो ज़मीन है। और ये ज़मीन जो रिकवर हुई है, अगर ये फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती कि हम ऐसी ही लग जाते तो ये आज अदालतों में होते, ये आज चीख रहे होते। ये क्यों चुप है? इन पे FIR इकट्ठी है, क्यों चुप है? दूसरी बात, मैं समझता हूं कि आपने माफिया का, मैं आज आपके प्रोग्राम में कहता हूं 2 बड़े माफिया हैं इस मुल्क में। एक है जरदारी माफिया, एक है नवाज शरीफ माफिया। ये जो आप के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं,
ये जो आप इदारों की बात करते हैं, खुदा की कसम ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। जब हम इन दो माफिया को शिकस्त देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारे माफिया खुद सरेंडर होंगे। ये क्या इलेक्ट्रिक वाले खुद छोड़ के जाएंगे। लगाया ना आपने, हमारी मतलब जब तक अब ये पॉलिटिकल पार्टीज तो मौजूद है, इनको क्या पता करेंगे कि इदारे, खुदा का गजब, कोई एक इदारा इस मुल्क में मुझे बताएं जो आप लोगों ने छोड़ा हो, जो सही हालत में मौजूद हो। आपने इतने गोश्त मुलाजिमीन भर दिए, आपने कहा हमने ये बेरोजगारी खत्म की। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, बता दें एक नाम ले मैडम, हम ये बना के गए हैं। राइट मैडम, अगर कब्जा ग्रुप से जिसको कहते हैं जमीनें छुड़ाने का ये चलन, ये मामला सिंध की जानिब आया तो मतलब मुझे कहना ही पड़ता है, हालांकि मुझे नहीं कहना था, कि आपके ख्याल में फिर पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा अपनी कितनी जमीनों से या कितनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे मैडम? आरफिन, सबसे बड़ा माफिया तो इमरान नियाजी खुद है, जिसके बाप को 73-74 के अंदर जब करप्शन के खिलाफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना डाकू चोर जो होते हैं ना, उनको दूसरे के बाप तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपके सारे डाकू, जरदारी कातिल, बेनजीर का कातिल, वो देख लें। बेनजीर का कातिल कौन है? 5 साल में आपने कातिल को क्यों नहीं ढूंढा? बेनजीर का कातिल कौन है? सर प्लीज, ये पर्ची वाला चेयरमैन, इसको आप बताएंगे। ये हमें माफिया अताउल्ला साहब से हमने कोशिश की है। इमरान खान साहब ने 24 साल कोशिश की है। 300 अताउल्ला साहब सर काइंडली इनको जवाब दिया गया। सर काइंडली 10 साल से सजाएं काट रहे हैं। अताउल्ला साहब जेल में बंद है। सर काइंडली उनको जवाब कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, अगर इमरान खान के बाप तक की बात ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सादा की बात मैडम इस मुल्क को इदारे, मैडम अगर आज आप लोग 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, आपने लोगों को घरों से निकाल दिया। आप कहते हैं हमने दिया क्या? हमारे लीडरों ने, हमारे वर्करों ने गाने देकर इस मुल्क को आइन। मैडम वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। शाहिदा रहमानी साहिबा, काइंडली अगर आप मेरे सवाल पे थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। मैडम की जड़ों को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं। आप किस तरह बात करते हैं? किस तरह इन्होंने कहा कि जरदारी माफिया है? मैडम आपने उनको जवाब दे दिया, आपने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। अब अगर आप मेरे सवाल की जानिब आए मैडम, अगर आप मेरे सवाल की जानिब आए मुख्तसरन, पीपल्स पार्टी के कितने रहनुमा उस एक जद में आएंगे? देखेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं आएंगे। अगर सिंध के अंदर ऑपरेशन हुआ तो इनके बड़े बड़े जो नाम नहाद सुरमा बने हुए लीडर, इन सब की जमीनें हैं, इन सब का कब्जा माफिया है। ये लैंड ग्रेबर है जो आज सिंध असेंबली में पहुंचे और बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तमाम प्रूफ हमारे पास है। अगर इनका ऑपरेशन हुआ तो सबसे पहले पीटीआई के ये तमाम के तमाम। तो मैडम अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर आप उस प्रूफ को पब्लिक क्यों नहीं करती? बिल्कुल, पुलिस आपके अंडर है, कानून सूबे का आपके अंडर है, आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती? दरखास्तें हमने हर जगह दी है। कार्रवाई करें, आपकी हुकूमत है। सर मैडम एक जहमत मैं आपको देना चाहता हूं, शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं एक जहमत आपको देना चाहता हूं। काइंडली आप मुझसे ऑन एयर प्रॉमिस कर लीजिए कि जो लैंड ग्रैबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सफ में खड़े हैं, आप उनकी एक लिस्ट और उनके कच्चे चिट्ठे मुझे देंगी, मैं अपने प्रोग्राम में उनको मुश्तहिर करता हूं। ये जहमत उठा रखने का वादा करती हैं आप? देखें जी, ये इदारों का काम है, अवामुन्नास को पता है कि पीटीआई के कौन देख लिया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे अपना जवाब मिल गया। हम नाम बता देते हैं। मैडम मुझे अपना जवाब मिल गया, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये जो लाहौर में इस वक्त कानून अपनी रिट को एस्टेब्लिश कर रहा है, रियासत और हुकूमत कर रहे हैं, सर बड़ी सतह पर अवामी पजीराई भी मिल रही है। मतलब अब आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े नाम, दानियाल अजीज, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, मोहतरमा माइजा हमीद के शौहर और पता नहीं कौन कौन से। सर ये तो जमहूरियत की बहाली की बातें किया करते थे, जमहूर की जमीनों पे कब्जे की नौबत कब से आ गई? देखिए जी, इसमें जो भी लिस्ट है उसमें 50 नाम है और 50 के 50 इन्होंने नून के नाम लिखे हैं, किसी अलीम खान का नाम नहीं है। हालांकि कल अलीम खान के बंदों ने इस्लामाबाद में एक जगह पे कब्जा किया। आप कह रहे थे कि नाम बताएं, उसने बाई फोर्स कब्जा किया और फायरिंग हुई और 2 बंदे बेचारे मारे गए। ये कल की बात है और अलीम खान पे FIR हुई है। तो ये कहते हैं नाम। फिर इससे पहले साल पहले जब लैंड एनक्रोचमेंट की खिलाफ कार्रवाई हुई थी और आपने सोशल मीडिया पिक्चर होगी कि चौधरी फवाद का घर जेलम, उसके घर की दीवार नहीं गिराई गई और आसपास की सारी दुकानें गिरा दी गई। तो ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं। एक और एक इकबाल नामी शख्स हैं
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मिसेस सर के थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं एक ज़िमनी सवाल दागने की जिसारत करना चाहता हूं। सर जितनी एफआईआर आपने काटी हैं वो अपनी जगह, मैं उसकी डिटेल में इस वक्त तो नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने नून लीग के हवाले से जो सवाल आपसे दागा था वो अभी तक अनआंसर्ड है। सर जमहूरियत की चैंपियन बनते बनते जमहूर की ज़मीन कब्जा करने की नौबत क्यों कराई? ये सब जो कर रहे हैं, कोई आप देखो तो खोखर पैलेस पे गिराया इन्होंने, ठीक है। खोखर पैलेस पे हाई कोर्ट ने कितना सीवियर एक्शन लिया कि जब वो केस स्टे था और उसमें क्यों गिराया और AIG और आई सबको बुला लिया। तो ये लोग ऐसे ही पॉइंट स्क्वायरों के लिए जो भी इनकी बात नहीं मानता उनको सारे करप्ट हैं। अब ये 50 बंदे जो हैं जो जिन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी, उनको जिन्हें लाइन पे खड़ा करके सारे जो है वो ये करप्ट हैं, जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना। मतलब ये ज्यादती है सर, आप ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये मेरे पास है इनकी कुछ जमीनों के मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ, एड्रेस देता हूँ। क्या आपसे रिकवर हो गई है? आप इसको इनकार करें, आप इसका इनकार करें। CNG पंप गिराया गया खुर्रम दस्तगीर का, क्या आप इनकार करते हैं? मुझे बताए ना, जो कोकर बरादरान से जमीन रिकवर की गई है, जो 7000 कनाल जमीन आपके पिंडी में चौधरी तनवीर से रिकवर कराई गई है, क्या वो गैर कानूनी रिकवर कराई? मतलब क्या बात करते हैं? ख्वाजा आसिफ की जो जमीन है क्या वो गैर कानूनी रिकवर की गई? आप जवाब दें। बनियाल अजीज की जमीन का जवाब। वक्फे पे जाने की कॉल दी जाने वाली, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब क्लैरिफाई कीजिए। नहीं जी, खुर्रम का इन्होंने पेट्रोल पंप क्या कि जी ये गलत जगह पे बना था, इंक्रोचमेंट पे था, और उसी इलाके में इकबाल नामी शख्स जावेद लतीफ 8 कनाल 2 मरला जमीन अगर नहीं है। सर मैं लेट हिम फिनिश। जी सर क्विकली। ये तो इन्होंने खुद एक एंटी करप्शन का जो DG लगाया है, उसको इसी ड्यूटी लगाई कि आप इसको बदनाम करें। यहाँ इल्जाम लगा दी जाता है, प्रूव करे ना जाके। जब अदालत में वो जस्टिस कयूम को लगा दें, जस्टिस कयूम को लगा दें। कोई सर थोड़ा सा तवक्कुफ मौजूद मेहमानों से तवक्कुफ की इस्तदा के साथ यहाँ वक्त हो चुका है। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुँचे अताउल्लाह एडवोकेट साहब। सर एक और मरतबा 1 किलो मुबारकबाद और वसूल फरमाइए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरा शानदार नादिर शाही इमरानी इजाफ़ा जो है वो आज या कल या परसों तक हमें मुयस्सर आ जाएगा। जनाब मन साल शुरू हुए अभी महज 31 दिन गुजरे और तीसरा इजाफ़ा खैर से है। अभी एक जो गोद लिए हुए 2-3-4 चैनल्स जो हैं वो अभी टिकर चलाने शुरू करेंगे। अभी पहले टेम्परेचर चेक करेंगे कि PTI हुकूमत का आवाम को तोहफ़ा 12 रुपये की समरी थी 9 रुपये कर दिया, या 9 रुपये की समरी थी 3 रुपये कर दिया, और अवामी फलाह और बहबूद आप समझ रहे होंगे चमचागिरी के जो भी तरीक़े हैं। जनाब मन पूछना ये था कि आप कह रहे हैं घबराना नहीं है, और दूसरी तरफ आप हर वो काम कर रहे हैं कि जिससे इंसान आलम बाला को परवाज़ कर जाए। 1 महीने में जो हुकूमत तीसरा इजाफा कर रही है, इस बात की गारंटी है कि वो साल ख़त्म होते होते आवाम को बुलडोज करके और दूसरी तरफ नहीं निकल जाएगी। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि इस बात का तो मेरे ख़्याल से सबको यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उसकी कोशिश है कि मैं आवाम को कम से कम मुश्किल में डालूँ और रिलीफ दूँ, और वो ज़ाती तौर पर वो शख्स मेहनत करता है, लगा रहता है कि किसी न किसी तरह जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, उनको रिलीफ मिले। मैं किस तरह से यकीन कर लूं कि पेट्रोल और ये चीजों के बगैर मैं बता रहा हूं इजाफा फरमा दिया, और आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म लगे रहते हैं। मैं भी रहता हूं, मुझसे कुछ अगर ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब कोविड के अंडर ये इनिशिएटिव ना लेते इस दौर में, आप यकीन करें कि हालात इससे मजीद खराब होने थे। आज मुझे वो फसलों में मत उलझा दिएगा, मुझे टेक्सटाइल में मत जाइएगा। आज अगर साल में 3 बार सर ये इसी मौजू के अगर 3 रुपए इजाफा होता है ना, 3 रुपए इजाफा होता है तो ये 15 रुपए इजाफा होना था, ये 20 रुपए इजाफा होना था, इसलिए कि आपकी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मईशत आप जिस तरह से इस मुल्क को लूटा गया ना,
जिस तरह से इदारे भाई, तबाह तो किए टांगो गए, ना यार, तो उस वो सब अपने घरों में बैठे कर रहे नहीं सब तकरीबात कर रहे हैं, उनसे वो शादियाने हो रहे हैं, क्या हो गया? किसको टांगना है? जिसको टांगना है वो तालियां बजा रहा है और हमारा गर्दन 363 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं इनसे। ये जो 363 अरब रुपए, ये इन सबसे अपोजिशन से। दूसरी बात, ये जो रोजाना रो रहे होते हैं ना, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर इनके सामने ठहर नहीं सका, उन्होंने रो दे दिया। सर हम भी नहीं ठहर सकते करके सर, ये तीसरा इजाफा है, वाहिद इमरान खान साहब, ये वाहिद इमरान खान साहब हैं जो इनके सामने खड़े हैं, आज भी रो दे दे, ये आप यकीन करें, आज भी हो गया जहन्नम में। भाई हमें तो रिलीफ दें, सब कुछ ठीक, हमें तो रिलीफ दें। ये वो माफिया है, नहीं इन्होंने अखलाकी तौर पर इस मुल्क को दिवालिया किया हुआ है, इन्होंने इदारे तबाह किए हुए। तलवार लाएं, मैं आपको लेके चलता हूं, मेरा कैमरामैन साथ होगा, कर रहे हैं, आप गर्दनें उतारें, हम उतारेंगे। आप आवाम की ऐसी सर, मतलब आप समझे, मैं लाइव हूं, इस अपोजिशन को लितर पड़ेंगे, इनका दिमाग ठीक होगा, अपोजिशन को लितर, मैडम रिकवर होगा, शाहिदा रहमानी साहिबा, कोशिश करेंगे। मैडम आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह से आप इंजॉय कर रही हैं इस एक मामले को कि लितर पड़ने अपोजिशन को और दम निकल रहा है पब्लिक का, साल में तीसरा इजाफा? बात यह है नूरुल आरफीन के, मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से आकर इतनी महंगाई को, इस बदहाली को, माईशत की तबाहाली को आकर डिफेंड कर रहे होते हैं। ये तो ठगों का वो टोला है जिसने इस मुल्क की आवाम को महंगाई के सुनामी में और तबाही के सुनामी में धकेल दिया है। और ये आप खुद सोचें कि एक महीने में तेल की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा कर दिया और इंटरनेशनली तेल की कीमतों में कमी हुई। इनको तो ये खुश नसीब थे कि जब इन्हें हुकूमत मिली तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई। कहाँ गए वो असद उमर जो असेंबली में खड़े होके बड़े भाषण दिया करते थे और वो कहते थे कि मैं 43 से 48 पे ऑयल ले आऊंगा। ये लेवीज है, ये गुंडा टैक्स है, ये कहाँ है? आज ये वही इमरान खान जो कहते थे कि 1 रुपया अगर पेट्रोल में कीमत बढ़ती है तो हर चीज पे कीमतें बढ़ जाती हैं। आज उनका वो फलसफा कहाँ गया? आज वो उनकी तकरीर कहाँ गई? ये वो वाहिद हुकूमत है जो बुरी तरीके से अवाम में एक्सपोज हुई है क्योंकि झूठ बोल कर आई है। अवाम के मुंतखब और असल नुमाइंदों पे बहतान लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, चोरी की गई और वो लोग चोर थे। अब तो डाकुओं की हुकूमत है, वो सारे डाकू मिलकर कैबिनेट में बैठे हैं जो मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैडम थोड़ा सा सेंट लूटा है, अरबों रुपए के टीके लगाए जाते हैं। 11,000 खुदा का गजब, 11,000 बच्चे कुत्ते ने काटा। जब आप बात करते हैं तो मैं बीच में नहीं बात करती। सिंध के अस्पतालों को देखें, सिंध के स्कूलों को सर अस्पताल बस कर दें, वो कार्डियो पहुंच जाएंगी। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, काफी है। सर पाकिस्तान में कोई दूसरा डाकू नहीं आ सकता। मैडम थोड़ा सा, हमें शर्फ हासिल है कि आपके केपीके से लोग। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। सर मैं बच्चे भूख से, मैडम मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। सर बच्चे भूख, नियाजी गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर मैडम आप लोग वहाँ से रोजगार के लिए भी यहाँ आते हैं। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर ये पाकिस्तान में कोई कहीं भी जा सकता है, अगर मुझे नहीं लगा सर। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर सिराजुल हक साहब वजीर आजम से बदगुमान दिखाई देते हैं, कहते हैं डबल शाह माल दुगना करता था, वजीर आजम ने मसाइल 4 गुना कर दिए। सर ज्यादा कुछ बदजर नहीं दिखाई देते? नहीं देखिए जी, पहले तो मैं जी अताउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बात सुनने का हौसला पैदा करें। जब बात तनकीद हो तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जवाब दे रहे तो उस पर बोल लेते हैं, या मैं दे रहा था मेरे भी पेपर पर था और मुझे जस्टिस कयूम का ताना दे रहे थे। भाई जस्टिस कयूम को ना बनाओ, आप अजमत सईद को बनाओ, लेकिन प्रूफ तो आपने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए और उसके बाद जाके फिर अकामे पे आपने सजा दी और फिर जज ने जो बयान दिया वो भी आपके सामने अरशद मलिक करें। कोई इंसान का कोई ये तो मॉरली भी करप्ट है ना, ये इनको इंतजार की है ही नहीं कि हर एक अपनी बारी पे बात करें और उसके खिलाफ उसको अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करें। और जो साजिद हक साहब ने कहा है उन्होंने तो कम बताया। मसाइल तो इनके अपने MNAs टीवी पे कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी जो मेजर सादिक साहब हैं जो कटक से हैं, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया है कि पहले से करप्शन 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनके अपने MNA कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत वो क्या हो सकता है? सर वो सबूत तो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी थी, लेकिन उसको उसकी तरदीद हो गई है। थोड़ा सा तवक्को अगर आप साहिबान फरमाएं। और मोहतरमा अताउल्लाह साहब, सर ये
इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं जो मैं आपसे पूछने जा रहा था। आप मुस्कुरा पड़े। सर, वजीर दिफा हेड विकेट हो गए, मतलब इतना बड़ा बयान, अपने कद से बड़ा बयान। इमरान खान उनके मुकाबले में नन्हे से दिखाई देने लगे, वो टार्जन हल्क चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ना चाहूं तो हुकूमत नहीं चल सकती। सर, लोगों का ये कहना है, माहिरीन सेहत का ये कहना है कि जब आप खुद न चल पाएं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो फिर आप हुकूमतों को चलाने का दावा ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो है वो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम सब उनके पीछे हैं, हमारी एक टीम है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कहने को मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के साहब के साथ शाना बशाना चलते हैं, और आप यकीन करें कि परवेज़ खटक साहब जो है हमारी बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाते हैं, और हर मसले में मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा अगर एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, वो परवेज़ खटक पे है। और पर हमेशा आप आपस की बात बताऊं, वज़ीर-ए-आज़म को जहांगीर तरीन पे भी एतमाद था, लेकिन विकेट फिर भी गई। नहीं, विकेट फिर भी गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब में एक बड़ी, मैं आपको बताऊं कि एक शख्स, एक बुनियादी बात कि जो 24 साल से ईमानदारी के लिए मेहनत करेगा और हमेशा ईमानदार रहेगा ना, वो शख्स कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो लीडर आपका परवेज खटक है या इमरान खान? इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब है हमारे। तो फिर इमरान खान का लीडर तो मुझे परवेज खटक दिखाई दे रहा है। परवेज खटक साहब की लीडर में इमरान खान साहब है, हमारे भी लीडर इमरान खान साहब है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फख्र है कि हमारा लीडर ईमानदार है, हमारा लीडर डाकू नहीं है, हमारा लीडर चोर नहीं है, हमारा लीडर भागा नहीं है मुल्क से, हमारे लीडर ने किसी से मुआहदे नहीं किए, हमारे लीडर ने नारो नहीं लिया, हमारा लीडर कातिल नहीं है, हमारा लीडर जो है वो डाकू नहीं है। ये सारी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सादिक और अमीन है हमारा लीडर नामी। इसी रिलीज के साथ हमारा मौजू कवर मेरा ख्याल है हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते फुर्सत, बशर्ते ज़िंदगी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।